धन्यवाद धन्यवाद मैम। जोर से गुड मॉर्निंग। और थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग। जय हिंद। सुबह नाश्ता हुआ? आज बहुत खुश होंगे, इतने सुंदर कॉलेज में एंट्री मिली है ना? सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें महाराजा अग्रसेन कॉलेज नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन टीचिंग सेंटर में प्रवेश मिला। तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपको ये सौभाग्य मिला। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जब छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे माता पिता ये निर्णय करते हैं कि हमें शिक्षा देनी है या नहीं देनी, और वो धीरे धीरे हमारे लिए प्रयास करते हैं कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें सर्वोत्तम शिक्षा दे सकें। इसके लिए वो स्कूल का चयन करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपको सभी पुस्तकें उपलब्ध कराएं, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएं, ठीक भोजन दें, ट्यूशन कराएं कि आप अपने जीवन का एक मुकाम प्राप्त कर सकें। आज माता पिता के उस सफल प्रयासों से आप सभी छात्राओं ने 12वीं तक की अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की और आज आप अपने नेक्स्ट यानी दूसरे जीवन के दूसरे पड़ाव पर प्रवेश कर चुके हैं। तो अपने माता पिता के लिए एक बार मन से उनको याद करते हुए जोरदार तालियां बजाएं। जब भी हम कहीं खड़े होते हैं तो सर्वप्रथम अपने मन में अपने माता पिता का ही ख्याल आता है, क्योंकि जब हम कहीं पहुंचे हैं तो मन में ये विश्वास रहता है कि वो हमारे जीवन में थे, उन्होंने हमें दिया तो हम यहाँ पहुंचे। नहीं तो शायद बहुत लोगों का जन्म होता है, कुछ लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, कुछ लोग स्कूल तक पहुंचते हैं, कुछ लोग स्कूल के आगे भी चले जाते हैं, कुछ अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, अच्छा व्यवसाय करते हैं, कुछ घर में रहते हैं, कुछ के जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं। पर सर्वप्रथम माता पिता गुरु होते हैं जो हमें जीवन में शिक्षा देते हैं। उनको प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। शिक्षा का महत्व तो मैम ने बताया, मेरी छात्रा रही है, मैंने इन्हें कॉलेज में पढ़ाया। तो एक चेन बनती है ना, गुरु शिष्य परंपरा। तो आज गुरु शिष्य परंपरा का एक उदाहरण है आपके सामने। ये मेरी शिष्या रही और आज ये मेरी गुरु बन गई है। गुरु आप चेला आपसे आगे निकल जाता है ना, तो ये इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई कि डूटा की कोषाध्यक्ष बन गई। यानी इतनी छोटी उम्र में अपने अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह करने के लिए इन्होंने शुरुआत करी। इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद कि आप बहुत आगे बढ़ें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। साधना मैम बहुत समय से, मेरे से भी पहले हमारे महाराजा अग्रसेन टीचिंग सेंटर से जुड़ी रही हैं, तो ये मेरी सीनियर हो गई। मैंने बाद में ज्वाइन किया, मुझे इनकी गाइडेंस मिली कैसे हम यहाँ नॉन कॉलेज में करते हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी टीआईसी भी स्टेज पर मंचा सीन है प्रवीरा जी, जो हर समय आपको उपलब्ध रहेंगे। हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर बोलते हैं, कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है उसके नीचे एक फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन आपको नजर नहीं आ रही, जिसे हम अपने प्रिंसिपल कहते हैं। सर आज नहीं आ पाए पर उनका आशीर्वाद आप सबके साथ है। हमारे पिलर्स हैं जिनके आधार पर हम इस पूरे सेंटर को चलाते हैं, निशांत और विशाल। और फिर यहाँ गुरु शिष्य परंपरा कैसे आती है, ये दोनों महाराजा अग्रसेन कॉलेज के रेगुलर कॉलेज के छात्र रहे और इतना आगे बढ़े कि आज उसी कॉलेज को ये संभाल रहे हैं। तो दोनों के लिए जोरदार तालियां। किसी भी संस्थान को हम जब चलाते हैं तो कुछ लोग नजर आते हैं, हमेशा ऐसा होता है ना, कुछ लोग आगे नजर आते हैं, कुछ पीछे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, पर वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डोर होते हैं। अगर वो ना हो तो हम कुछ भी ना कर पाए। तो एक मन से हमारे मन में उन सभी के लिए एक रिस्पेक्ट होती है। अभी अभी आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना किसी के स्वर में सुनी, मेरे लिए भी अचरज था। हमारे अरुण, कहाँ पे अरुण? अरुण हमारे एनसीवेब सेंटर के बहुत ही उम्दा व्यक्ति हैं, पूरे ऑडिटोरियम की व्यवस्था देखते हैं, आपके लिए हर चीज़ की व्यवस्था देखते हैं। और आज इन्होंने
एक और नया आयाम जोड़ दिया कि ये बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, जो हमें नहीं पता था। अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी गुरु शिष्य परंपरा है। ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज के रेगुलर कॉलेज के छात्र रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे छात्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग और दिखाई नहीं दे रहे। अरुण सरोज हमारे साथ हैं। पूजा, खड़े हो जाए। पूजा, आपका एडमिशन के समय एक हेल्पलाइन नंबर चल रहा था। पूरे हेल्पलाइन नंबर के पीछे एक कोई व्यक्ति पीछे बैठा है, उसको संभाल रहा है पूजा। जोरदार तालियां पूजा के लिए। लाइब्रेरी का संभालने की सारी जिम्मेदारी कृष्णा के पास है, वो वहां बैठी है। अरुण है यहाँ पर, और भी हमारे साथी हैं। हरिओम है, अरुण है, आनंद, हिना मैम, वो लोग आज नहीं आ पाए। और एक कभी कभी हमारे साथ एक पिलर ऐसा होता है जिसे हम बोरो करते हैं, साथ में लगाते हैं ना बल्ली, तो हमारे साथ सौम्य हैं, जो हमारे कॉलेज के छात्र हैं, हर समय हमें हेल्प करते हैं। इससे मैंने आपको ये बताया कि कोई भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं जीवन में, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उस काम को सफल बनाने में कितने लोगों का योगदान होता है। क्या हम उनके प्रति कभी आभारी होते हैं, मन में उनका ख्याल आता है, या हम आगे दौड़ते रहते हैं, जो पीछे छूट गया उनसे छोड़ते चले जाते हैं। जीवन का पहला आपके लिए ये दिमाग में, आज से आप 18 वर्ष के होने लगे हैं। सभी लोग हो गए 18 वर्ष के? सब हो गए ना? तो आज तो आप अडल्ट भी हो गए, देश के भावी वोटर्स हैं, भावी आप देश को संभालने वाले हैं अपने। तो अपने मन में हमेशा उन लोगों का ख्याल रखें जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में सहयोग किया। आपके स्कूल के शिक्षक, आपके स्कूल के कर्मचारी, आपके माता पिता, भाई बहन, गुरु, वो सभी लोग जिन्होंने यहाँ तक आपको पहुँचाया, उनका धन्यवाद करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। अब आप आ गए कॉलेज में, तो पहले आप खुश हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा कॉलेज हमें मिला, कितना सुंदर है ना? वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। यानी कॉलेज का नाम महाराजा अग्रसेन कॉलेज, हम उसी महाराजा की तरह जीते हैं। खूब सुंदर ऑडिटोरियम, बहुत सुंदर लॉन, बहुत सुंदर बिल्डिंग, यानी एक राजमहल की तरह हमारा कॉलेज है। महाराजा अग्रसेन का राजमहल है ये, उस राजमहल में आपको प्रवेश मिला है। तो आपसे आशा रहेगी आप अपने अंदर इस बात का अनुभव रखें कि एक बहुत सुंदर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, ये कॉलेज मेरा है, आई ओन इट, मुझे इसके प्रति जिम्मेदारी है, इसकी रख रखाव में मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे प्रवेश मिल गया। इससे आपके मन में विरोधाभास नहीं आएगा, ये क्यों नहीं, यहाँ पे ये नहीं है, हम नेगेटिव होना बंद कर देते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे छात्रा ने कहा, बहुत अच्छे से कहा, लिटरेट होने का मतलब होता है लिखना पढ़ना, शिक्षित होने का मतलब होता है ज्ञानवान होना। ज्ञान की एक लंबी परंपरा चलती है, हम बचपन से ज्ञान लेते हैं। जब हम बोलना सीखते हैं, माँ से मामा, माँ, बाबा, बा, पापा, कुछ भी शब्द बोलते हैं, तो वो ज्ञान की शुरुआत है। हम धीरे धीरे समझने लगते हैं, मुझे कब माँ बोलना है, कब बाबा बोलना है, मुझे समझ आ जाता है कब पानी मांगना है, कब खाना मांगना है। तो ये ज्ञान की एक परंपरा है, उसी परंपरा में आप कॉलेज में आए हैं। तो ये कोई अलग चीज नहीं हो रही है, उस ज्ञान की परंपरा में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी है हमने, हम उस सीढ़ी में चढ़ते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान किस चीज का है? अनुशासन का ज्ञान। क्या मैं अनुशासित हूँ? मैं समय पे आती हूँ, मैं अपना काम समय पे करती हूँ, मैं नियमों का पालन करती हूँ। कॉलेज के द्वारा नियम बनाए गए, देश के द्वारा बनाए गए नियम, सड़क के नियम, सभी नियमों को मैं समझती हूँ और पालन करती हूँ। परिवार के नियम, परिवार को चलाने के नियम, उन सब नियमों की ज्ञान होना और उसका पालन करना हो गया मेरा शिक्षा का अर्थ। तो ज्ञान प्राप्त करना, अनुशासन का ज्ञान। दूसरा, स्व का ज्ञान। स्व का क्या ज्ञान है? मैं कौन? अभी तक तो आप 18 से कम थे ना, ठीक है? तो अब आप 18 से ऊपर हो गए, यानी आप समझदार हो गए। समझदार किस तरह से? मैं कौन, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं क्या नहीं कर सकती, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे बारे में मुझे स्वतः पता होना चाहिए। स्व का ज्ञान।
जब हम स्व का ज्ञान करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना। एक छात्रा आ रही है सड़क पे, उसे लगता है कि मुझे सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो ठीक नहीं है। वो तब होगा जब वो स्व के बारे में सचेत है, सॉरी, वो जान रही है कि मैं कहाँ चल रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे आसपास का वातावरण क्या है, ये सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या मेरे ऊपर उसका प्रयास है। तो वो सचेत हो जाती है। वो तब होता है जब आप स्व के बारे में चिंतित हैं, मैं कौन, मैं कहाँ, मैं कब, मैं क्यों। इसका मतलब केंद्रित होना नहीं है, वो मैं स्व है, मैं नहीं है। तो स्व का ज्ञान होने का मतलब होता है मैं, मेरे बारे में मुझे ज्ञान होना, परिस्थितियों के अनुसार और लोगों के संदर्भ में ज्ञान होना। थोड़ी गूढ़ बातें लगेंगी, पर कोई बात नहीं, 12वीं पास कर लिए, गूढ़ बातें अपने मन में भी आती हैं, तो उनको हम सुनते हैं तो कर पाते हैं। तो अनुशासन का ज्ञान, स्व का ज्ञान, परिस्थिति का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, आगे मुझे क्या करना है उसका ज्ञान। तो इन सब चीजों के बारे में जानना, उसके बारे में निर्णय करना, उसके बारे में सही निर्णय करना अब आपकी यात्रा में जुड़ता चला जाएगा, है ना। पहले स्कूल में होते हैं तो माँ लंच बॉक्स देती है, सुबह स्कूल में बस में भी छोड़ने जाती होंगी, या कहती होंगी जो बच्चे आसपास रहते हैं उनको बस में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सोचती होंगी कि अच्छा ठीक से चले जाना। बचपन में कोई छोड़ने भी जाता होगा, कोई रिक्शा लगाई होगी, पैदल जा रहे हैं तो ध्यान रखती होगी पहुँचे कि नहीं, आने के बाद क्या हुआ, आज क्या पढ़ाया, होमवर्क हो गया कि नहीं, पास हुए कि नहीं। धीरे धीरे वो ये निर्णय आप पे छोड़ देंगे। आप कॉलेज के लिए निकले, आप अंदर आए कि नहीं आए माँ को नहीं पता, आपको निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कॉलेज में आई हूँ उसका उपयोग करना है या बाहर गप्पे मार के चले जाना है। ये निर्णय आप कर रहे हो, क्योंकि कोई डंडा लेके नहीं पीछे दौड़ेगा, अपने आप निर्णय करेंगे। और हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उसी परिस्थिति में पढ़ के आए हैं जिसमें आप पढ़ कर आए। कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं? मैक्सिमम, है ना। कहीं मन में ये रहता है हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और कितने भाग्यशाली हैं, वो फलाना उस स्कूल में पढ़ा है, कोई एल्कॉन में पढ़ा है, कोई एसएन में पढ़ा है, कोई समरविला में पढ़ा है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम व्यक्ति को उसके कर्मों से पहचानते हैं। यहाँ पे हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं। मैं स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो सरकारी स्कूल में कोई कमी नहीं है, मुझे तो शिक्षा लेनी थी। शिक्षा ली, सरकारी स्कूल से पढ़े तो क्या हो गया, आगे बढ़ेंगे तो अपने प्रयासों से बढ़ेंगे। तो अपने प्रयास किए, अपने कॉलेज में पढ़ाई की, आगे बढ़े, पढ़ते रहे, जो करना था जीवन में उसका निर्णय किया कि मुझे टीचर बनना है। मैंने ये नहीं कहा मुझे टीचर की नौकरी करनी है, दोनों में अंतर है। मुझे टीचर बनना है यानी शिक्षा देनी है, उसके लिए जो भी माध्यम मिलेगा मैं उससे शिक्षा देना चाहती हूँ। मुझे माध्यम मिल गया कॉलेज, मैंने यहाँ से आके शिक्षा दी, उसके साथ डेफिनेटली वो नौकरी में काउंट होता है, पर उद्देश्य मेरा नौकरी नहीं था। ऐसे ही जो लोग यहाँ बैठे हैं उनका उद्देश्य नौकरी करना नहीं है, उनका उद्देश्य है मुझे ये काम करना है, तो वो सारे कामों का निर्णय आपको करना है। तो इस कॉलेज में आने के बाद जो भाग्यशाली बच्चे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्यों, हमारे सेंटर की ये खासियत है कि हम सेंटर में सभी क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से संचालित करते हैं। ठीक है, संचालित करने का मतलब आपके शिक्षक टाइम से क्लास में आएंगे, आपको सही से पढ़ाएंगे, आपको सारी सूचनाएं दी जाएंगी, आपका कोर्स पूरा हो जाए, आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाए, उस सब की हम देखभाल करेंगे, पर उसका सही उपयोग आप करेंगे। तो मेरी आप सबसे आशा है कि ये जो आपको अवसर मिला है शिक्षा का, इसे आप व्यर्थ नहीं करेंगे, इसे आप पूरी तरह से उपयोग करेंगे। ये बात का मुझे विश्वास दिलाती हैं? पक्का? तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मैं प्रण करती हूँ कि मुझे जो शिक्षा का अवसर मिला मैं उसका पूरी तरह से सदुपयोग करूंगी और सफल होकर अपना शिक्षा पूर्ण करूंगी। थैंक यू सो मच। जब आप ताली बजाते हो ना तो अच्छा लगता है।
ताली इसलिए भी बजवाई जाती है कि जो सो गया उसको उठा दिया जाए। कभी कभी भाषण सुनते सुनते सो जाते हैं तो उठ जाना। थोड़ा कुछ लोगों को गर्मी लग रही होगी, कोई बात नहीं, ऑडिटोरियम है, इतना बड़ा है, उसमें कभी कभी समस्याएं आती हैं, समस्याओं के साथ चलना आवश्यक होता है जीवन में। तो वो गर्मी है, थोड़ी देर की है, हम सहन करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ गई। ये तो हो गया शिक्षा क्यों लेनी है, आपका क्या रोल, ये तो था भाषण। अब रियलिटी पे आते हैं। आपने बीकॉम या बीए में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के दो सिस्टम है, एक रेगुलर सिस्टम, एक को बोलते हैं नॉन कॉलेजिएट वुमेन। मुझे लगता है आप सबको ये जानकारी होगी। जिस प्रकार से रेगुलर कॉलेज की शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सेम शिक्षा नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड में दी जाती है। यानी सेम सिलेबस, ठीक है, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम टाइम पे एग्जाम, और डिग्री भी सेम। यानी आपकी डिग्री भी एक रेगुलर कॉलेज की डिग्री के बराबर है। आप ओपन स्कूल से नहीं पढ़ रहे, आप एसओएल से नहीं पढ़ रहे। यानी एसओएल वाले जो हैं उनको बोलते हैं ओपन स्कूल से कर रहे हैं, या डिस्टेंट लर्निंग जैसे स्कूल में बोला जाता है वैसे पढ़ रहे हैं। तो उनकी डिग्री में लिखा होता है कि ये ओपन लर्निंग से आए हैं, है ना, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। पर आपकी डिग्री में ऐसा नहीं लिखा है। जैसे कॉलेज का नाम लिखा होता है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, माता सुंदरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपकी डिग्री पे लिखा होगा नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी उसके एक सिस्टम से आप डिग्री ले रहे हैं। तो जब आपको सेम डिग्री दी जा रही है ना, सेम शिक्षा दी जा रही है जो बराबर मानी जा रही है, तो फिर ये डिफरेंस क्लासेस का क्यों? जब ये सिस्टम शुरू किया गया था तो एक लड़की से शुरू हुआ था नॉन कॉलेजिएट। एक लड़की, बहुत पुरानी बात है, 60, उसने कहा कि मुझे शिक्षा लेनी है पर मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकती। उसने उस समय 1965 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ये बात रखी कि मैं शिक्षा लेना चाहती हूँ पर मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती। पहली बार ये प्रॉब्लम आई, उस पर डिस्कशन हुआ उस जमाने में कि ऐसी लड़कियां हैं जो शिक्षा तो लेना चाहती हैं पर वो रेगुलर कॉलेज में नहीं आ सकती, कोई भी कारण हो। कारण कई हो सकते हैं। मुझे घर से रोज कॉलेज आने की परमिशन नहीं है, पहला। दूसरा, मैं रेगुलर कॉलेज की फीस नहीं दे सकती। तीसरा, मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पे कट ऑफ हाई है। चौथा, मैं परिवार को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मुझे साथ में नौकरी करने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे पैसे भी कमाने, परिवार को सपोर्ट करना है। पांचवा, मैं साथ में कोई और शिक्षा लेना चाहती हूँ, कोर्स करना चाहती हूँ ताकि मैं जल्दी नौकरी प्राप्त कर सकूँ। तो ये भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण, पर मैं शिक्षा लेना चाहती हूँ। और हमारे देश में माना गया कि महिलाओं को हमेशा शिक्षित होना आवश्यक है। एक शिक्षित महिला मतलब एक परिवार शिक्षित हो जाता है, परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है, समाज है तो देश शिक्षित है। इसलिए महिला की शिक्षा इंपॉर्टेंट। तो उस एक लड़की के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम आया कि इसको पूरा नियमावली बनाई गई कि क्या हम ऐसा सिस्टम ला सकते हैं जिसमें नॉन कॉलेजिएट, यानी ये कॉलेज तो नहीं जा रही है और वुमेन के लिए है, पर इसकी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से होगी। वहां से जन्म हुआ नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड का। देखो कितनी अच्छी बात है ना। उससे धीरे धीरे बढ़ते 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 आज हर सेंटर में करीब 1300 से 1500 लड़कियां हैं और 26 सेंटर हैं एनसीआर में। तो यानी कितनी लड़कियों को उस एक लड़की के प्रयास से आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा मिल रही है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के तहत। और ये सिर्फ वुमेन के लिए। कई बार लड़कों ने डिमांड करी लड़कों के लिए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा वो जो कठिनाइयां उन लड़कियों के पास आ रही हैं, अभी भी उन लड़कों के पास इतने बंधन नहीं हैं। तो लड़कों के लिए एसओएल है, वहां जाते हैं लड़के, पर लड़कियों के लिए एक विशेष सुविधा है। इसलिए इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत लंबे समय तक कठिनाइयों के बाद भी चलाए रखा। कठिनाइयां आती हैं इसमें, पर उन्होंने माना कि ये बहुत ज़रूरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसमें लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। उसमें रूल यही था कि वो यहीं की लड़कियां हों, दिल्ली की लड़कियां, एनसीटी ऑफ दिल्ली की लड़कियां, उन्हीं को ये शिक्षा दी जाती है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको सेम शिक्षा दी जा रही है जो रेगुलर कॉलेज को। क्लियर हो गया? जब वो दी जा रही है तो आपका एजुकेशन सिस्टम कौन सा है इस समय?
कौन सी एजुकेशन पॉलिसी यूज कर रहे हैं? NEP, शॉर्ट में बोलते हैं ना, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कभी भी नई कोई पॉलिसी आती रहती है, बदलती रहती है, देश बढ़ता रहता है, पॉलिसीज आती रहती हैं। तो शिक्षा में भी एक बदलाव आया, उसको बोला न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जब बदलाव आएगा किसी सोच से आएगा, है, तो उसमें उसी सोच के तहत NEP आया। NEP में क्या चेंज किया गया, मेजर बता देती हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में अभी जाने का समय नहीं है। आपकी जो एजुकेशन है पहले 3 वर्ष की होती थी, तो 12 जमा 3 जमा 2, उसके बाद व्यक्ति मास्टर्स हो जाता था। 12 साल स्कूल की शिक्षा, 3 साल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन, 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसको बोलते थे 12 जमा 3 जमा 2। अभी भी माना गया कि सिस्टम 12 साल का वहीं रहेगा। ये 3 और जो 2 है इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको 4 जमा 1 कर दें, तो अब ये क्या हो गया, 12 जमा 4 जमा 1। बस पहली चीज ये अंतर आ गई। यानी कॉलेज में अगर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आएगा तो वो 4 साल तक सेम कॉलेज में पढ़ सकता है। वो अगर 4 साल की शिक्षा पूरी कर लेगा, उसके बाद उसे 1 साल की मास्टर्स और करनी है, और उसका जो 12 जमा 3 जमा 2 की जगह 12 जमा 4 जमा 1 में वो मास्टर्स बन जाएगा। तो ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही मेजर अंतर है। दूसरा अंतर क्या आया, NEP के तहत पहले बच्चे, कई बार ऐसा होता था कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल के बाद किसी कारणवश हम आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो 1 साल की जो पढ़ाई है बर्बाद हो जाती थी, या 2 साल के बाद लगा अब हम नहीं पढ़ सकते, बर्बाद हो गई, या 3 साल के बाद लगा मुझे मास्टर्स करनी नहीं है तो मैं 4 साल क्यों पढ़ाई करूं, है ना, मुझे मास्टर्स नहीं करनी, MA नहीं करनी, मुझे MCOM नहीं करनी, तो मुझे 4 साल क्यों बिठा रहे हो, मुझे 3 साल में बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये समस्याओं का सुलझाना करते हैं। 1 साल के बाद अगर कोई कॉलेज की शिक्षा छोड़ देगा, ठीक है, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी 1 साल के बाद किसी भी कारणवश से कहीं चले गए, किसी और सिटी में चले गए, आप अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकते, तो आपको 1 साल के बाद भी एक सर्टिफिकेट दे देंगे। 2 साल के बाद छोड़ दिया, आगे पढ़ाई छोड़ दी, तो डिप्लोमा मिल जाएगा, उसी सब्जेक्ट का डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल पूरा किया तो जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और जिसने कहा मुझे 4 साल पढ़ना है, उसको बोलेंगे ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च। हाँ जी, हाँ, एक डिग्री कम रिसर्च बोलेंगे। यानी आपको 4 साल आपने पढ़ाई की, डिग्री 3 साल के लिए, 1 साल का रिसर्च आप ऑलरेडी कर चुके हो, तब आपका मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो 4 साल का प्रोग्राम उनके लिए आवश्यक है जो आगे MA या MCOM करना चाहते हैं। जो MA MCOM नहीं करना चाहते वो अभी भी 3 साल के बाद वैसे ही ग्रेजुएट माने जाएंगे जैसे वो पहले माने जाते थे। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है कि अब आप बीच में अगर अपनी पढ़ाई छोड़ते हो तो वो बर्बाद नहीं मानी जाएगी। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या डिग्री प्लस रिसर्च का एवेन्यू। ये क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद कुछ लोगों ने BA में एडमिशन लिया, उनके 2 पेपर हो गए, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। कुछ ने लिया इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ठीक है। हर पेपर का 2 तो मेन पेपर हो गए, पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, सब्जेक्ट का डिवीजन आएगा। क्या विशाल, ये आप बताएंगे या मुझे बताना? आप बताएं, ठीक है। सब्जेक्ट के विषय में डिटेल में विशाल बताएंगे, पर आपका हर साल 2 सेमेस्टर में डिवाइड होगा, 2 बार एग्जाम होंगे। तो आप पहला सेमेस्टर में अभी आपने एंट्री ली है, पहले सेमेस्टर के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8 सेमेस्टर्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 4 साल का। 3 साल का करना है तो 6 सेमेस्टर में, 2 साल का करना है तो 4 सेमेस्टर में, 1 साल का करना है तो 2 सेमेस्टर में। कौन से कोर्स दिए जाएंगे, कौन से कोर्स नहीं दिए जाएंगे, उस सब के बारे में थोड़ा डिटेल विशाल बताएंगे। बाकी हम आपको आपके क्लास ग्रुप्स में सूचना देते रहेंगे। जब हम कॉलेज आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें समझ नहीं आती।
आपको हर प्रोग्राम के बारे में आपके क्लास ग्रुप एक बनाया जाएगा, उसमें सूचना मिलेगी। उन सूचनाओं को ध्यान से सुनना है, देखना है, पढ़ना है, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी एक एक बच्चे को जाके बताई नहीं जा सकती जैसे स्कूल में बताते हैं। स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली में रोज की बात बता देते हैं। हम तो असेंबली नहीं कर सकते रोज, तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप इज योर असेंबली। उस पर कोई भी खास सूचना हमें आपको देनी है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, क्लास ग्रुप के द्वारा आपको वो सूचना देंगे। यानी वो इंपॉर्टेंट सूचना होगी, उसे देखना आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते ये तो मुझे नहीं पता था। तो ये सारी सूचनाओं के लिए आपकी जिम्मेदारी बनेगी। सूचनाएं तो कॉलेज से मिलती रहेंगी, उसमें एग्जाम की सूचनाएं वो सब अभी विशाल वगैरह डिटेल में बताएंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ। कॉलेज में हम शिक्षा के साथ साथ, और एक तो आपका कोर्स करिकुलम पूरा करना है, कुछ एड ऑन कोर्सेज रेगुलर कॉलेज में चलते हैं। यानी रेगुलर कॉलेज में आप आ नहीं रहे पर कोई कोर्स करना चाहते हैं और रेगुलर कॉलेज उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो हम आपको फॉर्म सर्कुलेट करेंगे। उसमें अगर कोई छात्र भागीदारी लेना चाहता है तो जिसने फॉर्म भरा है, फीस दी है, उसको दे देते हैं अपॉर्चुनिटी। आपको जानकर खुशी होगी, मैं जल्दी ही एक कोर्स शुरू करने वाली हूँ नॉन कॉलेजिएट के लिए, नेल आर्ट, प्रोफेशनल नेल आर्ट, मतलब जिसके बाद आप नेल आर्ट को अपना बिजनेस बना सकते हैं, जिसकी फीस बाहर 25 से 30 हज़ार है, उसे कॉलेज में हम 2000 या 2500 में कर देंगे और उसको प्रोफेशनल ट्रेनर्स आके कराएंगे। वो सिर्फ नॉन कॉलेजिएट के लिए होगा, जो रेगुलर कॉलेज के डेज में कॉलेज में किया जाएगा। उसके साथ कुछ और केसेस हैं, कोर्सेज हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग है ना। हमें आगे जाके प्रोफेशन में जाना है, जरूरी थोड़ी हम नौकरी के पीछे दौड़ें। जरूरी है क्या? आपको मालूम है जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या को नौकरी देना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब आप इतने सारे बच्चे हो, उतने लोगों के लिए 350 सर टीचर्स तो नहीं है ना। टीचर्स की संख्या कितनी होगी? 30। आप रेशो देखो, 350 लोगों के लिए 10% नौकरी बनेगी टीचर की, है ना। और स्टाफ कितना है? सिर्फ 9। कितना परसेंट हुआ जरा देखो, कितने कम लोगों को नौकरी प्राप्त होती है। तो ये जो एक मन में रहता है ना, हमें नौकरी नहीं मिली, हमें नौकरी नहीं मिली, एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति करेगा, नौकरी आएगी कैसे? हर व्यक्ति के लिए एक तो नौकरी नहीं हो सकती, पर व्यवसाय सबके लिए हो सकता है। हर व्यक्ति खाना भी खाएगा, कपड़े भी पहनेगा, तैयार भी होगा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है वर्ड नौकरी लगाओ उसके पीछे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कॉलेज में चर्चा करी कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति अपना काम कर सकता है। तो हम क्यों ना उसको साथ साथ उसकी ट्रेनिंग दें कि वो अपना काम कर सके। तो वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोशिश करेंगे बेकरी का भी कोर्स शुरू कर लें, जिसमें आपको अगर आपने एडमिशन लिया तो फीस मांग, नेचुरली वो फ्री में तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो जो व्यक्ति चाहता है मुझे आगे जाके ये करना है, वो उसकी फीस देगा और हम उसको वो कोर्स कराएंगे। तो ऐसे बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आपको क्लास ग्रुप के द्वारा मिलेंगी। इसके अलावा कॉलेज में आने के लिए, जब भी कॉलेज में आएंगे, आई कार्ड से ही एंट्री होती है। तो जब आपको आई कार्ड मिलेगा, आपको आई कार्ड लेके ही आना है। रेगुलर डेज में आपकी एंट्री नहीं होगी। आपकी एंट्री तभी होगी जब आपको स्पेशली बुलाया गया। यानी अगर कोई कोर्स में आपने एनरोलमेंट किया है, उस एड ऑन कोर्स बोलते हैं उसको, एड ऑन मीन्स एक्स्ट्रा कोर्स, उस एक्स्ट्रा कोर्स में अगर आपका हमने एंट्री कर दी है तभी आप कॉलेज आ सकते हैं। अदरवाइज आपको रोज कॉलेज आने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो कई लड़कियां कहती हैं हमें रोज कॉलेज ही नहीं आने देते, कॉलेज में फंक्शन हो रहा है हमें क्यों नहीं आने दे रहे। आपने महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, आपने महाराजा अग्रसेन नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन टीचिंग सेंटर में एडमिशन लिया। तो जो सेंटर सैटरडे और संडे को शेड्यूल के हिसाब से चलता है, जिस दिन आपकी क्लास है उसी दिन आपको कॉलेज में आने का अधिकार है, अदरवाइज आपको अधिकार नहीं है। तो रेगुलर कॉलेज के प्रोग्राम्स भी मेरे हो गए, मैं भी उसमें आऊंगी, मुझे भी फ्रेशर्स पार्टी में आना है, मुझे भी फेयरवेल में आना है। ये सुविधा आपके लिए नहीं है। आपको तभी आना है जब आपको यहाँ से
आपको स्पेशल परमिशन मिलेगी। ये क्लियर हो गया? तो किसी के मन में ऐसा कुछ हो कि हमें ऐसा करना है, क्या करें, हम रोज कॉलेज आ सकते हैं क्या, हम लाइब्रेरी में रोज बैठ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप हमारी लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे, आप हमारी सुविधाओं का उपयोग करेंगे। जैसे ही मैंने वर्ड किया सुविधा, इस सुविधा के लिए आप फीस नहीं दे रहे हैं, कॉलेज आपको जगह दे रहा है। क्लियर है? वुमेन एजुकेशन के लिए कॉलेज आपको अपनी सुविधाएं यूज करने दे रहा है, जिसके लिए हम फीस नहीं दे रहे उनको। आप फीस नहीं दे रहे, तो कॉलेज की प्रॉपर्टी का उपयोग नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड कर रहा है ताकि लड़कियों को एजुकेशन मिल जाए। तो इन सुविधाओं की रक्षा करना, इनको ध्यान से रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि कल को कॉलेज ये ना कहे ऑडिटोरियम आपको दिया था यूज करने के लिए, आपने उसमें कुर्सियां तोड़ दी, अब हम इसको नहीं देंगे। आपको क्लासरूम दिया क्लास करने के लिए, लड़कियों ने वहाँ पंखा खुला छोड़ देते हैं, टॉयलेट गंदे छोड़ देते हैं, हम ये अब आपके लिए सेंटर ओपन नहीं करने देंगे। तो कई बार लड़कियों को ये ध्यान नहीं रहता है कि हमको किसी ने जगह दी है, हमें उसकी सुरक्षा करनी है। तो ये क्लासरूम्स, टॉयलेट, कॉरिडोर्स, लॉन, दिस ऑल इज द प्रॉपर्टी ऑफ महाराजा अग्रसेन कॉलेज और हमें सुविधा के लिए दी गई है। तो इसकी कोई भी चीज को डैमेज नहीं करना है, इसको साफ सुरक्षित रखना है, टॉयलेट को गंदा नहीं छोड़ना है। ठीक है? एक और सूचना देना चाहती हूँ, हमारे कॉलेज में अकेला ऐसा सेंटर है जिसमें एनसीसी का राइट नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड को भी दे दिया। बाकी किसी भी सेंटर में 26 सेंटर में से 25 सेंटर नॉन कॉलेजिएट की लड़कियों को एनसीसी ज्वाइन नहीं कराते। सिर्फ एक हमारा कॉलेज ऐसा है जिसमें प्रिंसिपल सर ने ये परमिशन हमें दी कि हमारे एनसीसी यूनिट में नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन यानी एनसी वेब की लड़कियों को भी हम एनरोल करेंगे। जल्दी ही आपके पास उसका फॉर्म आएगा। उस फॉर्म के अनुसार जो लड़कियां वो फॉर्म भरेंगी एनसीसी का, एनसीसी ज्वाइन करने का मतलब हो गया आपको रोज कॉलेज आना पड़ेगा जब एनसीसी की प्रैक्टिस होती है। ये एनसीसी के टीचर ने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि मैं आपको सूचना दूं, वही लड़कियां फॉर्म भरेंगी जो 3 वर्ष लगातार रोज एनसीसी के लिए कॉलेज आके प्रैक्टिस कर सकती हैं। जब एनसीसी का कोई प्रोग्राम हो वो प्रोग्राम भी अटेंड करेंगी, कैंप लगता है कैंप भी अटेंड करेंगी। यानी जिनको घर से इस बात की परमिशन होगी सिर्फ वही लड़कियां फॉर्म भरेंगी। आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद कह देते हैं मैंने तो 1 साल कर लिया, मुझे नहीं करना। आपको ध्यान रखना है सीट लिमिटेड होती है। अगर 50 सीट में से एक लड़की ने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया और फिर सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, क्या होगा? एनसीसी की वो सीट बर्बाद हो गई, उस पर दोबारा किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मैं क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म खुलेगा, सेकेंड एंड थर्ड ईयर की लड़कियां ऑलरेडी हैं, आपके पास फॉर्म आएगा। सिर्फ वही लड़कियां जिनको एनसीसी 3 वर्ष लगातार करना है, अपने घर में जाके बात कर लेना, मैंने सूचना दे दी। जो घर में परमिशन देते हैं कि आप हर रोज जाएंगे कॉलेज एनसीसी के लिए, एनसीसी के कैंप अटेंड करेंगे, वही लड़कियां ये फॉर्म भरेंगी। जिस दिन वो फॉर्म भरेंगी उनको बुलाया जाएगा कॉलेज में ओरिएंटेशन के लिए, फॉर्म भरने के लिए। वो प्रक्रिया भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलेगा। ऐसे तो बहुत सारी सूचनाएं हैं देने के लिए। ओरिएंटेशन का उद्देश्य यही था कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताते जाएं, आपको फील आ जाए कि कॉलेज में क्या क्या होगा, हमें कैसे करना है। अनगिनत बातें हैं, पर अनगिनत बातें बताई नहीं जा सकती। हम लगातार मिलते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो हम हमेशा अवेलेबल हैं, कोई भी असुविधा हो अवेलेबल है, सब समस्याओं को हम सुलझा दे देंगे, ऐसी गारंटी मैं नहीं ले रही, यहीं पे बोल रही हूँ। आपकी हर समस्या को हम सुलझा दे देंगे, ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं ले रही। नियम अनुसार कोई भी चीज कर सकते हैं, हम पक्का करेंगे, पर आपसे आशा करेंगे कि आप संयम के साथ अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का यहाँ आए और आप लोगों का कि क्लास शुरू होने से पहले हमने ओरिएंटेशन के लिए बुलाया और 350 ज़्यादा ही हैं, ऑलमोस्ट सभी लड़कियां आई। इसका सीधा मतलब है आप कितने आतुर हो कॉलेज आने के लिए। तो आप सबका एक बार पुनः स्वागत महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। थैंक यू वेरी मच।
आफ्टर द प्रोग्राम, आफ्टर एवरीबॉडीज एड्रेस, हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन, जब सब लोग बोलेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको कोई भी प्रश्न हो आप उस समय जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।